Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, एक ऐसी किताब जो आप सोचिए 75 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी हमारे देश की धड़कन है। हम एनसीईआरटी की कक्षा 11 की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के 9वें अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज पर एक गहरी नज़र डालेंगे। और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो एक बेहद ज़रूरी विषय है, और हम चाहते हैं कि यूपीएससी से जुड़े ऐसे ही ज़रूरी विषयों पर हम बात करते रहें। हमारे इस काम में मदद करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी पेड मेंबरशिप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान की कहानी के एक सबसे दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे, बदलाव। मतलब एक तरफ है संसद, जिसे जनता ने चुना है और जिसे कानून बदलने का अधिकार है, और दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम है संविधान की रक्षा करना। इन दोनों के बीच की जो खींचतान है, उसने हमारे संविधान को वो शक्ल दी है जो आज हमारे सामने है। ये सिर्फ नियमों की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता के संतुलन की कहानी है। बिल्कुल, और आज का हमारा मिशन इसी संतुलन को समझना है। हम देखेंगे कि हमारा संविधान मतलब बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को कैसे ढालता है। हम संशोधन की प्रक्रिया को बारीकी से समझेंगे, इसके पीछे के विवादों को जानेंगे और देखेंगे कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी ने इसमें क्या भूमिका निभाई है। और सबसे जरूरी, हम इसे सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स के एक पुराने सवाल से जोड़कर देखेंगे, ताकि ये पता चले कि परीक्षा में सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी नियम किताब क्यों नहीं बनाई जिसे कभी बदला ही ना जा सके? मतलब एक बार लिख दिया और बस हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन गया। ये सवाल ही इस पूरे अध्याय का सार है। हमारे संविधान बनाने वालों ने ये नहीं सोचा था कि वो कोई पत्थर की लकीर खींच रहे हैं। वो बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि जिस समाज के लिए वो संविधान बना रहे हैं, वो समाज वक्त के साथ बदलेगा, उसकी ज़रूरतें बदलेंगी, उसकी सोच बदलेगी। अगर संविधान इन बदलावों के साथ खुद को नहीं बदल पाता, तो वो अप्रासंगिक हो जाता, एक बेजान दस्तावेज बनकर रह जाता। इसीलिए उन्होंने कठोरता और लचीलेपन का एक शानदार संतुलन बनाया, एक ऐसा ढांचा जो देश को स्थिरता दे, लेकिन इतना भी कठोर ना हो कि भविष्य की पीढ़ियों का दम घुट जाए। कठोरता और लचीलेपन का संतुलन। तो इस संतुलन को असल में लागू कैसे किया जाता है? मतलब संविधान को बदलने का तरीका क्या है? ये वो टूल बॉक्स है जिसका इस्तेमाल संसद करती है। हाँ, और इस टूल बॉक्स में 3 तरह के औजार हैं, कुछ आसान और कुछ बहुत मुश्किल। पहला और सबसे आसान तरीका है संसद का साधारण बहुमत, यानी सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा अगर किसी बदलाव के पक्ष में है तो वो पास हो जाएगा। ये किसी आम कानून को पास करने जैसा ही है। एक मिनट, मतलब नागरिकता जैसे इतने बड़े मुद्दे को बदलने के लिए, कोई नया राज्य बनाने के लिए सिर्फ एक साधारण बहुमत काफी है? ये तो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा। मुझे लगा था इसके लिए कोई बहुत जटिल प्रक्रिया होगी। आपका चौंकना जायज है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ऐसा जानबूझकर किया। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे प्रशासनिक मामले होंगे जिन्हें बदलने के लिए ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि संविधान की नींव को इतनी आसानी से न बदला जा सके। यहीं पर दूसरा तरीका आता है, संसद का विशेष बहुमत, जो अनुच्छेद 368 के तहत आता है। और विशेष बहुमत का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, विधायक के पक्ष में वोट करने वाले सदस्य सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 हों, और दूसरी, ये 2/3 संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा होनी चाहिए। और ये दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पास होना जरूरी है। यह इसलिए है ताकि कोई भी सरकार जिसके पास सदन में सिर्फ एक पतली सी बढ़त हो, वो देश के बुनियादी कानूनों में बड़े बदलाव न कर सके। समझ गया। और तीसरा तरीका तो इससे भी ज्यादा कठोर है ना, खासकर उन मामलों के लिए जो हमारे संघीय ढांचा यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल।
तीसरा तरीका सबसे मुश्किल है, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति। अगर कोई संशोधन राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे जैसे मुद्दों से जुड़ा है, तो उसे इस मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह हमारे संविधान की कठोरता को दिखाता है, जो संघीय ढांचे की रक्षा करता है। तो ये 3 तरीके एक तरह से संविधान के गियर्स की तरह हैं। कुछ बदलाव आसानी से हो जाते हैं और कुछ के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, और यूपीएससी इसी गियर बॉक्स की बारीकियों को पकड़ता है। मेरे ख्याल से हमारे पास 2013 का एक सवाल है जो बिल्कुल इसी बात को दिखाता है ना? हाँ, एक बेहतरीन उदाहरण है। 2013 के प्रीलिम्स का ये सवाल देखते हैं। इसमें 2 कथन थे। पहला कथन, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की प्रस्तुति द्वारा ही शुरू किया जा सकता है। ये तो सुनते गलत लग रहा है। जैसा हमने अभी बात की, संशोधन का बिल संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। एकदम सही। इसलिए पहला कथन गलत है। अब दूसरा कथन देखिए, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहता है, तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिका द्वारा भी अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है। यहां पर सभी राज्यों शब्द पर ध्यान देना होगा। ये यूपीएससी का एक क्लासिक ट्रैप है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, सभी राज्यों की नहीं, बल्कि कम से कम आधे राज्यों की सहमति जरूरी है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो यह कथन भी गलत हो गया। इसलिए सही उत्तर था डी, ना तो 1 और ना ही 2। इससे ये साफ पता चलता है कि यूपीएससी प्रक्रिया की इन छोटी छोटी बारीकियों पर कितना ध्यान देता है। सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि राज्यों की सहमति चाहिए, ये भी जानना जरूरी है कि कितने राज्यों की। चलिए अब संशोधनों की संख्या पर आते हैं। भारत में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। जब कोई ये सुनता है तो मन में एक सवाल आता है, क्या हमारे संविधान में कोई कमी है जो इसे बार बार बदलना पड़ रहा है? ये हमारे संविधान की खूबी है कि ये इतना लचीला है, या ये दिखाता है कि हमारे निर्माताओं ने कुछ चीजें ठीक से नहीं सोची थी? ये सवाल ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है और इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। एक तरफ आप कह सकते हैं कि इतने सारे संशोधन हमारे संविधान की एक खूबी है। ये दिखाता है कि ये समय के साथ कितना अडेप्टेबल, कितना जीवंत है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक ये भी कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें ठीक से नहीं सोची गई थीं, जिन्हें बार बार बदलना पड़ा? असलियत इन दोनों के बीच में कहीं है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। क्या सभी संशोधन बड़े और विवादास्पद थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर संशोधन तो तकनीकी या प्रशासनिक किस्म के थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ाना या उनकी रिटायरमेंट की उम्र को 60 से 62 साल करना। ये वो बदलाव हैं जो समय के साथ जरूरी हो जाते हैं। फिर कुछ संशोधन ऐसे थे जिन पर लगभग सभी राजनीतिक दलों में सहमति थी, जैसे 61वां संशोधन, जिसने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। हाँ, उस पर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ था। बिल्कुल। लेकिन फिर वो दौर भी आया जब संशोधनों को लेकर जबरदस्त विवाद हुए। मैं आपातकाल के दौर की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो भारतीय लोकतंत्र का एक तूफानी दौर था। खास तौर पर 38वां, 39वां और 42वां संशोधन, जो 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान या उसकी पृष्ठभूमि में किए गए थे। इन संशोधनों को सरकार की शक्तियों को असीमित करने और न्यायपालिका के पर कतरने की कोशिश के तौर पर देखा गया। खासतौर पर 42वें संशोधन का जिक्र बार बार आता है। उसमें ऐसा क्या था जो वो इतना विवादास्पद बन गया? 42वें संशोधन को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान ही कहा जाने लगा था। सोचिए, इसने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया, लेकिन इसके साथ ही इसने लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्तियों को बहुत हद तक कम करने की कोशिश की। ये सीधे सीधे सत्ता के संतुलन पर एक हमला था। इसने विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक सीधी टक्कर की स्थिति पैदा कर दी। तो इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या संसद की शक्ति असीमित है? क्या वो संविधान का कोई भी हिस्सा, यहां तक कि उसकी आत्मा को भी बदल सकती है? क्या कोई लक्ष्मण रेखा है जिसे संसद पार नहीं कर सकती? और इसी सवाल के जवाब में न्यायपालिका ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत भूमिका निभाई। इसी टकराव के बीच 1973 के ऐतिहासिक
केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक मील का पत्थर है। तो इस मूल ढांचे के सिद्धांत का सार क्या है? कोर्ट ने एक बहुत ही संतुलित फैसला दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्ति है, लेकिन वो इसकी मूल संरचना या इसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती, उसे नष्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, कानून का शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिन्हें संसद छू भी नहीं सकती। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है? अगर कोर्ट ये तय करने लगे कि मूल ढांचा क्या है, तो क्या ये एक तरह से चुनी हुई सरकार की शक्तियों में दखलंदाजी नहीं है? ये बहस तो आज भी चलती है। बिल्कुल, और यह एक बहुत ही जायज बहस है। आलोचक कहते हैं कि मूल ढांचा क्या है, ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है, और इसे तय करने का अधिकार अपने पास रखकर न्यायपालिका एक तरह से सुपर लेजिस्लेचर बन गई है। लेकिन दूसरी तरफ इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि यह एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है, जो लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से रोकता है। इस फैसले ने संसद की संशोधन शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा लगा दी और भारत में संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत किया। तो हमने देखा कि संविधान कैसे औपचारिक संशोधनों और फिर अदालती फैसलों से बदलता और विकसित होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संविधान सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से नहीं, बल्कि असल जिंदगी में राजनीतिक व्यवहार और परंपराओं से भी बदलता है ना? बिल्कुल, यही बात हमारी संविधान को सच में जीवंत बनाती है। इसे समझने के 3 स्तर हैं। पहला, औपचारिक संशोधन, जिनकी हमने बात की। दूसरा, न्यायिक व्याख्या। अदालतों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान के शब्दों को समय के साथ नए अर्थ दिए हैं। जैसे अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार लिखा है, लेकिन कोर्ट ने अपनी व्याख्या से इसमें गरिमा के साथ जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और निजता का अधिकार जैसी कई चीजें शामिल कर दी हैं। हाँ, मूल ढांचे का सिद्धांत तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ही। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प तरीका है राजनीतिक परंपराएं। ये कैसे काम करता है? ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये चीजें कहीं लिखी नहीं होती, लेकिन सब मानते हैं। उदाहरण के लिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कैबिनेट की बैठकों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, या अगर सरकार लोकसभा में विश्वास मत हार जाती है तो उसे इस्तीफा देना होगा। ये सब कन्वेंशंस हैं, परंपराएं हैं जो इतने सालों में विकसित हुई हैं, और अब ये संविधान के लिखे हुए नियमों जितनी ही मजबूत हो गई हैं। इसी तरह गठबंधन सरकारों के दौर ने केंद्र राज्य संबंधों को नए तरीके से परिभाषित किया है, जो शायद संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं था। तो कुल मिलाकर हमारा संविधान एक स्थिर इमारत नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसे संसद के संशोधन, अदालतों की व्याख्याएं और राजनीतिक परंपराएं, ये तीनों धाराएं मिलकर लगातार आकार देती रहती हैं। एकदम सही। इन सभी कारकों ने मिलकर हमारे संविधान को एक गतिशील और जीवंत दस्तावेज बनाया है, न कि केवल एक पुरानी धूल भरी नियम पुस्तिका। ये हमारे देश के साथ, उसकी जरूरतों और उसकी उम्मीदों के साथ साथ विकसित होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। एक शक्तिशाली विचार, एक ऐसा संविधान जो अपने राष्ट्र के साथ सीखता है और बड़ा होता है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात, हमारे संविधान की नींव गरिमा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के विचारों पर टिकी है। जैसे जैसे हमारा समाज और तकनीक 21वीं सदी में आगे बढ़ रही है, इस मूल दृष्टि को बनाए रखने के लिए हमें किन नई व्याख्याओं या शायद किन नए संशोधनों की जरूरत पड़ सकती है? इस गहरी और परीक्षा केंद्रित चर्चा को जारी रखने में हमारी मदद करने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़ें। सुनने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.